EAPF AC 2020 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 20 देखेंगे। बीच में काफी गैप हुआ और उसके कारण था कि मेरा कुछ पर्सनल वर्क था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि बीच में मे भी गैप हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो टारगेट दिया है कि यस इतने क्वेश्चंस पेपर 1 में करने हैं या पेपर 2 में करने हैं वो मैं करूंगा। एवरी कैंडिडेट हैज इट्स ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो आप अपने अनुसार आप अपना टारगेट रखोगे। आप अपने अनुसार, जैसे कुछ कैंडिडेट हैं ऑलरेडी सपोज रिटन क्वालिफाई हैं तो उनका लेवल डिफरेंट है। कुछ कैंडिडेट हो फर्स्ट टाइमर हो या कुछ कैंडिडेट सेकेंड थर्ड टाइमर हो, लेकिन आप अच्छे से प्रिपेयर, शायद आपका कुछ पार्ट पुअर है, तो आप अपने अनुसार देखो, आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को जानते हो। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन वुमेन which was seen in the news recently is related to which among the following states। तो ये आपका हरियाणा से रिलेटेड है। इसमें देखोगे कि जो फैमिली, वैसे फैमिली जिनके वीमेन यानी वैसे फैमिली जिनकी इनकम जो है वो अप टू 5 लाख है, यानी 5 लाख से कम है, तो उसमें वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम है। उसमें अप टू 3 लाख तक का कोई भी, किसी को 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। और वो उसमें सॉफ्ट लोन रहेगा। सॉफ्ट लोन का मतलब सम टाइम होता है इंटरेस्ट रेट कम या कुछ टाइम इंटरेस्ट रिबेट, ये तो इसका डी होगा। नेक्स्ट है, which one of the following is the correct combination of subcellular structure in order of their relative size found in plant and animal cell। प्लांट एंड एनिमल सेल के संबंध में कह रहा कि इसमें ये सारे के सारे सेल के पार्ट है, सब सेलुलर पार्ट है, यानी कि सेल सेल ही अपने आप में बहुत छोटा है और ये सेल के पार्ट है, यानी कि सेल से ये बहुत छोटे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोसोम, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू होम रूल मूवमेंट इज आर करेक्ट। 2 होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए, वन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और अनदर एनी बेसेंट के द्वारा। तो फर्स्ट कह रहा है कि द मूवमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर इट्स ग्रेट एडवांस इन 1917 ग्रेजुअली डिक्लाइन इन 1918। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट 1916 में 2 होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट एक होम रूल मूवमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक सेडिशन केस में 6 साल के लिए जेल में रहे 1908 से 1916 तक। जब वो आए बाहर तो उन्होंने अंग्रेजों को कुछ टाइम दिया कि भैया ऐसा है, थोड़ा टाइम देते हैं, अब होम रूल स्टार्ट करेंगे। एनी बेसेंट ने पहले स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोनों जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दोनों का एरिया अलग अलग था। तो फर्स्ट सही है। सेकंड करा, एनी बेसेंट द लीडर ऑफ द मूवमेंट डिड नॉट अपोज द एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। यस, इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक तो खुद एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन जो एनी बेसेंट थी एक्सट्रीमिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के मूवमेंट को यानी कि अपोज नहीं किया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, the movement became weaker and weaker because of the continuous difference of opinion among the nationalist leader। yes, ये भी सही है। the movement was again revived by महात्मा गांधी। नो, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रिवाइव नहीं किया। इनफैक्ट महात्मा गांधी जब देखोगे कि साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो पहले अपने जो पॉलिटिकल गुरु थे इनके, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पे इन्होंने 1 साल तक एक तरह से कि आंखें और आंख कान बंद रखो, सॉरी आंख कान खुला रखो और मुंह को बंद रखो और 1 साल भ्रमण करो। उसके बाद फिर देखोगे बीएचयू में के ओपनिंग में 1916 में फर्स्ट टाइम ये अपीयरेंस, इनका पब्लिक अपीयरेंस होता है। उसके बाद 1917 में देखोगे कि ये पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में, आपके सत्याग्रह वाले में जो चंपारण में होता है। फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा अहमदाबाद में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी हैं असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं और जो खिलाफत मूवमेंट है। लेकिन गांधी जी ने इसको रिवाइव नहीं किया, होम रूल को। तो 1 2 3 सही है। नेक्स्ट 4 नंबर का रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वाज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क क्लॉथ अंडर गुप्ता रेन। गुप्ता रेन एक तरह से इंडियन हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है एंशिएंट इंडिया में, तो उसमें जो है वो मेन इनका सेंटर था वाराणसी, जो सिल्क साड़ी के लिए, सिल्क क्लॉथ के लिए फेमस थे। ईगा स्वेटेक who became Women's Tennis Association World #1 recently is famous is from which country। तो ये है पोलैंड की। इनफैक्ट ये इस समय जो है ये यंगेस्ट एज की हैं, जो टॉप 10 में है और ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक में है। और ये आपके ग्रैंड स्लैम 2020 यानी कि जो आपका 4 कंपटीशन होता है, तो उसमें से ये आपके जो हैं 2020 और 22 में ये फ्रेंच ओपन जीते हैं और पोलैंड से ये फर्स्ट है।
ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉर्स इंडेड इन ट्रीटी ऑफ सालवाई। ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है 17 मई 1782 को साइन किया गया बारेन हास्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच में। तो ये इसके 240 ईयर्स हुए हैं। और इसमें से ये कहा गया था कि एक तरह से देखोगे इस समय जो है मराठा का जो युद्ध चल रहा, उसके बाद फिर देखोगे कि अंग्रेजों का जो है हैदर अली के साथ भी युद्ध चलता है। तो हैदर अली ये चाहते हैं मराठा कि एक साथ हम सबको फाइट नहीं कर सकते हैं, तो मराठा से संधि कर लेते हैं और जो अपना एनर्जी है वो हैदर अली के खिलाफ लगाते हैं। 1782 में ही देखोगे कि हैदर अली का भी डेथ हो जाता है, फिर वॉर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिप्पू सुल्तान पे आता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संभव एवं स्वावलंबन और इनिशिएटिव्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो संभव एवं स्वावलंबन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है। और ये एक तरह से जो आजादी के अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके तहत ये किया गया है। सब मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ अपना एक्शन ले रही है, तो ये भी है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg एंड बी डी ई इज 42 kg, लेकिन वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। तो देखो फर्स्ट में ए बी सी है, तो ए बी सी, तो इसका एवरेज 40 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 120। बी डी ई, तो लेकिन बी के जगह हम एफ कर देते हैं क्योंकि बी और एफ का दोनों का इक्वल है, तो डी ई एफ, तो इनका एवरेज 42 है, तो एडिशन क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब सबका एवरेज कर रहा है ए बी सी डी ई एफ, तो ऐड कर दोगे तो ए बी सी डी ई एफ का टोटल एडिशन 246 हो जाएगा। तो 246 बाई 6 करेंगे तो 41 इसका एवरेज आ जाएगा सबका। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements regarding steel production. India is world's second largest स्टील मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। सही है, इसने जापान को रिप्लेस करके सेकंड पोजीशन हासिल किया है। और चाइना इज द लार्जेस्ट, यस चाइना जो है फार मोर प्रोड्यूस कर रहा है सेकंड रैंकर से। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल नीनो और लानीना जो होता है, अल नीनो जब आता है तो इंडिया वगैरह में मानसून प्रभावित होता है, बारिश कम होता है। कहा कि अल नीनो का रिजल्ट क्या होता है, तो फर्स्ट रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिशेस इन द एरिया, ये सही है। नेक्स्ट है इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, सही है। डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये भी सही है, तो 1 2 3 सही है। नेक्स्ट करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोर्नाडो आर करेक्ट। तो टोर्नाडो यूजुअली स्पिन, तो एएनसी आप याद रखोगे, टोर्नाडो अमेरिका वगैरह में आते हैं। तो टोर्नाडो एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज इन आपका एक तरह से सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न और ये आपका क्लॉकवाइज जो होगा ये आपका सदर्न में, ठीक है ना। तो ये क्लॉक ये, तो ये दोनों गलत हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, can I consider the following statements? दादाभाई नौरोजी first put forward the theory of drain of wealth, सही है। The Indian National Congress adopted a resolution to criticize the drain of wealth in its annual session at Calcutta in 1896, yes ये दोनों सही है। इनफैक्ट दादाभाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कहे जाते हैं, और इन्होंने ये 3 टाइम जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो ये सही है। नेक्स्ट का रहा विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रीवियसली नोन एज टैक्स हेवन हैज इंट्रोड्यूस्ड फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। टैक्स हेवन का मतलब है कि आइदर टैक्स वहां जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, या फिर नहीं है। कारण क्या है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं ना जहां पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं या कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस हैं जिसको ही बेच करके पूरा पैसा वो लोग को आ रहा है, तो टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब जो है ये टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो यूएई है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये देखो फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है, फेडरल का मतलब है जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की, जो ऑब्वियसली वहाँ मोनार्की है तो वो लगाएगी, और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जो कंपनी होता है उसके प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगाया जाएगा, तो ये बी है यूएई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुछ बुक्स हैं या जर्नल्स हैं और ऑथर के नेम। तो देखो वंदे मातरम अरविंदो घोष है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ये दोनों से क्लियर नहीं होता, लेकिन ए और बी में कोई होगा, तो सी और डी आपका हट गया। अब इसमें न्यू इंडिया जो है बिपिन चंद्र पाल का है, और इंडिया टुडे है आरपी दत्त। आरपी दत्त का मतलब है रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त जो है एक तरह से जैसे दादा भाई नौरोजी का हमने जो देखा था क्रिटिसाइज किया, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या ये दिया, तो रजनी पामदत्त भी थे, इन्होंने भी एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये किया, तो इसका आपका बी हो जाएगा। ओके,
सो आपका बी का ये 3 हो गया और डी का आपका ये सॉरी बी का 3, सी का आपका 4 हो गया और डी का 2 हो गया। कांध रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज लेड बाय, तो कांध रिवोल्ट ये आपका ओडिशा में हुआ, ये जो है चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 करा implementation of factory legislation in India in the 19th century was a result of the pressure on the government of India from, तो ये देखो जो आपका फैक्ट्री एक्ट है 1881 है, फिर 1891 है। अब ये देखो ट्रेड यूनियनिस्ट इन इंडिया, ट्रेड यूनियन जो है इस समय इंडिया में, इनफैक्ट ट्रेड यूनियन जो है 1920 के बाद ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होते हैं, तो ये नहीं। सोशलिस्ट इन इंडिया, सोशलिस्ट 1930 के बाद एक्टिव होते हैं, प्रोमिनेंट में आते हैं, ये भी नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना और ये आपका 1881 में, तो ये भी हट गया। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर फ्रॉम लंकाशायर एंड मैनचेस्टर। इसका कारण क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही थी, तो दूसरे बिजनेसमैन सोचा कि यही क्यों मजा लेंगे, हमको भी तो थोड़ा मिलना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है सुपर हॉर्नेट इज ए फाइटर एयरक्राफ्ट विच इंडिया इज प्लानिंग टू परचेज इन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग कंट्री, तो ये यूएसए है। इंडिया देखो, सो इंडिया के पास अभी जो फंक्शनिंग प्रॉपर आईएनएस विक्रमादित्य जो है एडमिरल गोर्स्कोव जो रशिया से हमने खरीदा था, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो है। दूसरा एयरक्राफ्ट इंडिया कैरियर इंडिया का जो है आईएनएस विक्रांत होने वाला है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। और जो हमारा फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये जो यूएसए है इससे सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हम खरीद रहे हैं इस पे इंस्टॉल करने के लिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 का रहा है कि ए रन्स लेस फास्ट देन बी, यानी ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, और बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, यानी बी और सी इक्वल दौड़ रहा है। देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स, तो फास्टर देन ए, क्योंकि ए जो है ये बी जो है फास्टर ए से कर रहा है और बी और सी बराबर है, तो ऑब्वियसली सी जो है फास्टर करेगा, तो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 500 मीटर का रेस है जिसमें क्या है बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड, तो ये आपका 500 मीटर का रेस है। तो बी मान के चलो यहां से रेस स्टार्ट होगा, लेकिन बी यहां से करता है, तो ये 45 मीटर है। बट ए यहां से शुरू करता है और यहाँ ए यानी 500 मीटर कवर कर लेता है, तो ए बीन्स रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड, यानी बी यहां से चला और यहां पहुंचा और 35 मीटर, यानी कि बी टोटल कितना कवर किया 500 माइनस 45 माइनस 35, यानी कि 500 माइनस आपके 80, यानी कि 420। तो बी 420 कवर किया और ए कितना किया 500, तो ये ए और बी का रेशियो कह रहा है स्पीड का, तो 500 डिवाइडेड बाई आपके 420, 0 0 कट गया, 25 21, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा विंड प्लेज अ रोल एज पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट, तो विंड जो है हवा जो है बहुत सारे जो पौधे हैं जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें आपका जो पॉलिनेशन होता है पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, एक्सेप्ट तो ये अनियन प्याज में नहीं करता है, प्याज में नहीं करता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट का रहा कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस्ड टू होल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेपर्ड सेंसस, तो लेपर्ड सेंसस कौन ये करने वाला है, आसाम। नेक्स्ट करा विच 22 नंबर विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिट्स रेडिएशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये जो आपका होता है ई इक्वल टू जो क्या होता है एनर्जी इसमें, तो 13.6 डिवाइडेड बाई ये आपका कहां से कहां तक आ रहा है, तो ये आपका ये 2 से 1 तक आ रहा है, तो 4 माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये तो इसमें हाईएस्ट होगा एनर्जी। अब इसमें करोगे तो ये 9 माइनस 4, तो ये नीचे 5 करना पड़ेगा, तो ये कम जैसे जैसे नीचे बड़ा वैल्यू होता जाएगा तो ऊपर कम होता जाएगा, इसका मतलब एनर्जी इसमें ज्यादा है। हम एक पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें यही दिए थे कि एनर्जी किसमें ज्यादा है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच सी वाई लैम्डा, तो जिसका एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम होगा, तो इसका मतलब ए हो जाएगा। 23 number which one among the following is the most appropriate statement with respect to the atomic weight of an element, atomic weight of element क्या होता है number of proton plus number of neutron। अब ये करा कि the atomic weight of an element is the sum total of the number of protons and neutrons
प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब ये देखो, अनलाइक मास नंबर द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी अ फ्रैक्शन। तो एटॉमिक वेट तो फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन मास नंबर भी आपका फ्रैक्शन में एग्जैक्ट नहीं होता है। द मास नंबर क्या होता है, 35 पॉइंट समथिंग, सपोज 45 हुआ या समथिंग होता है फ्रैक्शन में। तो ये आपका मास नंबर भी फ्रैक्शन में होता है, एटॉमिक वेट भी फ्रैक्शन में होता है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज ए होल नंबर, नो, कोई जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन केस में हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट का रहा। द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज द सेम, नो। इनफैक्ट देखो, कार्बन है तो कार्बन का कुछ का 12 होता है, कुछ का 14 होता है। क्लोरीन का कुछ का 35 होता है, कुछ का 37 होता है। यूरेनियम का कुछ का 235 होता है, कुछ का 238 होता है। ऐसे ही डिफरेंट जो है उसके होते हैं। तो ये आपका ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, Which among the following countries has lowest insurance penetration in Asia? अब ये सारे के सारे कंट्री मरियल टाइप का लगेंगे। अफगानिस्तान बहुत स्थिति बुरा है, मालदीव्स स्थिति उतनी अच्छी नहीं, नेपाल। लेकिन इसमें से देखो इंडिया के पास सबसे कम पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी थ्रू मस्कीटो बाइट द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम सोज इनिशियल मल्टीप्लीकेशन। तो ये किसमें होते हैं, लीवर में होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का सी हो गया आंसर। तो 25 क्वेश्चन हो गया। जो डे 19 में हमने ग्रामर वाला पार्ट में दिया था, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस को रीराइट द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो उसके जो आंसर हैं ये हैं। ओके, 8 क्वेश्चन हमने आपको दिया था, तो इसके आंसर ये है। आज हमने ऑलरेडी बताया कि जो बीच में थोड़ा गैप हुआ, तो ऑब्वियसली उस गैप को हम फुलफिल करेंगे। सपोज हम जो पेड ग्रुप वाले हैं, तो 2500 पेपर 1 में मैंने बोला है, तो 2500 में प्रोवाइड कराऊंगा। फिर इसमें जो है, और इसमें जो पेपर 2 में है, हमने 100 टॉपिक बोला था, तो वो 100 टॉपिक हम प्रोवाइड कराएंगे। तो कल जो है हम पेपर 1 वाला में हम कुछ नहीं देंगे, यानी कि संडे है, तो पेपर 2 में जो है वो हम 10 ऐसे का देंगे, जो आपका मुझे लगेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो हम डेली एक तरह से कुछ ना कुछ टॉपिक प्रोवाइड कर रहे थे, तो कल हम जो है 10 ऐसे का टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी टेस्ट देना है, जिन्हें लगता है कि टेस्ट से थोड़ा फायदा हो सकता है, वो आप टेस्ट दे सकते हैं और कंटिन्यू आप बने रहें। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला था कि ठीक है कुछ गैप होगा, तो वो क्योंकि सारे चीज़ को मुझे देखना है और मैं ऑलरेडी मुझे पता है कि इतने मुझे टारगेट फुलफिल करना है, तो आई हैव टू डू दैट। और आप अपने आप से पूछो कि आप किस लेवल में हो, आप किस कंडीशन में हो, क्योंकि हर कैंडिडेट का लेवल अलग अलग है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिटेन क्वालिफाई हैं, तो उनका लेवल बहुत अच्छा है। एक तरह से उनको थोड़ा सा पुश करना। जो कभी रिटेन क्वालिफाई नहीं गए ये या जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए लिटिल मोर चैलेंजिंग। तो आप अपने लेवल को देखो और उस अनुसार अपना वर्क करो। जहां लगता है कि हमें थोड़ा हेल्प लेना चाहिए, तो आप वो उस अनुसार करो वर्क। ओके, थैंक यू।